चलिए, सब कुछ ओके है बिल्कुल। थोड़ा सा लेट जरूर हुए। हीट, उष्मा के बारे में बात करेंगे। हीट, उष्मा का मतलब क्या है? उष्मा एक ऊर्जा है और इसका प्रवाह हमेशा उच्च से निम्न की ओर को होता है। जिधर टेम्परेचर ज्यादा होगा उधर से कम टेम्परेचर की तरफ को ये चलेगी। जैसे पानी हमेशा ऊंचाई से गहराई तक की तरफ चलता है और इसका जो कारण है प्रवाह का वो तापांतर है। तापांतर नहीं होगा तो नहीं चलेगा, यानी जब तक ये प्रवाह चलता रहेगा जब तक कि दोनों तरफ के ताप बराबर ना हो जाए। जब इस तरह का होता है तो ये उष्मा ये यहां पर यूज की जाएगी किसी भी तरीके से नेचुरली। लेकिन यही काम जब हम बल लगा करके करते हैं, जब बल लगा करके करेंगे तो बल लगा करके इस प्रभाव को उल्टा किया जा सकता है। बताएंगे कहां कर सकते हैं? इस प्रभाव को उल्टा भी किया जा सकता है बल लगा करके। जैसे कि फ्रिज के अंदर, जितने भी रेफ्रिजरेटर हैं फ्रिज के अंदर ये काम उल्टा कर दिया जाता है। अब अगर हम स्टोर करना चाहते हैं हीट को तो ये किस बात पर निर्भर करेगी? स्टोर करने के लिए जो निर्भर करेगी हीट वो द्रव्यमान पर निर्भर करेगी और ताप पर निर्भर करेगी। इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक एक एसआई पद्धति में पूछा जाता है और एक सीजीएस, दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। एसआई पद्धति में तो वैज्ञानिक का ही नाम होगा और यह है जूल, जबकि सीजीएस में कैलोरी बोलेंगे। कैलोरी, एक कैलोरी का मतलब क्या है? एक कैलोरी का मतलब क्या है? अगर हम केवल कैलोरी की बात करें और एक कैलोरी की बात करें तो 1 ग्राम जल ले लीजिए और इसका ताप 1 डिग्री बढ़ाने की कोशिश कीजिए। पानी ले लिया 1 ग्राम, 1 डिग्री ताप बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी वो क्या कहलाएगी? 1 कैलोरी कहलाएगी। 1 ग्राम जल का 1 डिग्री ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा 1 कैलोरी कहलाती है। कहीं कहीं हम बीटीयू की बात करेंगे, यूनिट वीटीयू की बात करेंगे। वीटीयू का मतलब क्या हो गया? ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ब्रिटिश थर्मल यूनिट, इसका क्या मतलब है? 1 पाउंड लेंगे अब पानी, जो अभी हम 1 ग्राम ले रहे थे वो पानी 1 पाउंड लेंगे। 1 पाउंड जल का ताप यहां 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे थे, अब 1 डिग्री फारेनहाइट बढ़ाएंगे। इसके बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाएगी? 1 बीटीयू कहलाएगी। तो इसमें और इसमें अंतर सिर्फ इतना है, यहाँ 1 ग्राम पानी लिया जाएगा, यहाँ 1 पाउंड लिया जाएगा। यहाँ 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ेगा, 1 फारेनहाइट बढ़ेगा।
तो ये कैलोरी की जगह पर BTU हो जाएगी। ये भी एक इकाई है, इसमें भी कभी कभी हम कुछ यूनिट प्रयोग करते हैं। अब इनको अगर आपस में कन्वर्ट करना चाहें तो किस तरह से करेंगे, ये भी देख लीजिए। जैसे कि 1 जूल की बात करें, 1 जूल बराबर कितने कैलोरी होगा, तो कैलोरी में इसका मान होगा 0.24 कैलोरी। अगर जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो इतने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर इसको और गहराई से करें, जैसे उल्टा कह दें तो क्या होगा, ये तो हो गया 1 जूल बराबर इतनी कैलोरी, तो 1 कैलोरी बराबर कितने जूल होगा, तो 1 कैलोरी बराबर होगा 4.186 इंटू 10⁻³ जूल। ये कन्वर्जन पूछ लिए जाते हैं। BTU की बात करें, 1 BTU तो 252 कैलोरी होगा। ये कन्वर्जन तीनों आपस में हमें न्यूमेरिकल में भी जरूरत पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं विशिष्ट ऊष्मा की। ये विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है विशिष्ट, कुछ विशिष्ट है। विशिष्ट ऊष्मा, ये देखिए क्या होती है विशिष्ट ऊष्मा। इसमें क्या करेंगे, 1 ग्राम जल लिया जाएगा, पीछे भी 1 ग्राम जल ले रहे थे। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए बढ़ाने हेतु जो ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी, आवश्यक ऊष्मा, ये काम तो हमने अभी पीछे भी किया था, यहां भी किया था। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने हेतु आवश्यक ऊष्मा, यानी जो कैलोरी होती है, 1 कैलोरी होती है, बिल्कुल वही चीज यह है। ये विशिष्ट ऊष्मा ही कहलाती है, इसी को विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे। और विशिष्ट ऊष्मा का जो मात्रक है वो कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब वही हो गया कि 1 ग्राम जल, 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, और ऊष्मा को कैलोरी में नाप लिया। यानी विशिष्ट ऊष्मा में जो ऊष्मा नापी जाती है वो कैलोरी में नापी जाती है। हमारा कंपटीशन का क्वेश्चन इस तरह का भी हो जाएगा। एक गुप्त ऊष्मा की बात होती है, ये क्या होती है गुप्त ऊष्मा, आपने देखा होगा कि जब पानी को हम गर्म करते हैं या किसी भी द्रव को गर्म करें तो जैसे ही उसकी अवस्था परिवर्तन की बात होती है, यानी अवस्था परिवर्तन के समय, ये कैलकुलेट कब होगी, जब अवस्था परिवर्तित हो रही होगी। जैसे कि हम पानी को गर्म करें तो हमें मालूम है कि पानी के कण सामान्य रूप से इधर उधर गति करते रहते हैं, जिग जैग मोशन करते रहते हैं। जैसे ही हम गर्म करते हैं उनकी ऊष्मा बढ़ती है, उनके अंदर ऊर्जा बढ़ती है, ये गति और तेज हो जाती है। और गर्म करते हैं तो ये बिल्कुल सतह पर पहुंच जाते हैं और सतह से दूर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऊपर से चूंकि वायुमंडलीय दाब रहता है, वायुमंडलीय दाब की वजह से ये रुके रहते हैं, ये रुके रहते हैं। तो जब इनकी ऊर्जा वायुमंडलीय दाब से भी ज्यादा हो जाती है
तो ये सतह को छोड़ करके चले जाते हैं। इसी को उबलना कहते हैं। ये पानी बॉयल होने लगता है। बॉयल होने की पोजीशन में ये कह सकते हैं कि इन कणों की ऊर्जा वायुमंडलीय दाब से भी ज्यादा हो जाती है। अब इसको, चूंकि हीट तो हम दे ही रहे थे और हीट लगातार हम देते ही रहेंगे, तो अब तक जो हीट दी वो इनकी ऊर्जा बढ़ाने में काम आई। अब तो ऊर्जा इनकी जैसे ही लिमिट को पार कर रही है, ये जाते जा रहे हैं। तो इसके बाद भी हम यहाँ पर गर्म करते जा रहे हैं, या और भी हमने यहाँ पर नीचे गर्म करने के लिए सिलेंडर और लगा दिए, तब भी हम इसको गर्म करते जा रहे हैं। लेकिन हम टेम्परेचर देख रहे हैं वो 100 डिग्री से ज्यादा नहीं हो रहा है। जैसे पानी है यहाँ पर, वो 100 से ज्यादा नहीं हो रहा है, आप चाहे कितना भी गर्म कर लीजिए। तो जो हीट है वो कहां जा रही है? कहां जा रही है? वो कहीं तो जा रही होगी ना। अवस्था परिवर्तन के समय जो मूल द्रव है, मूल द्रव का ताप चेंज नहीं होता है। मूल द्रव का ताप वही रहेगा जो था, ये चेंज नहीं होगा। ये हमारा दूसरा बिंदु हो गया। यानी ये गुप्त ऊष्मा कैलकुलेट होगी अवस्था परिवर्तन के समय, और उस समय मूल द्रव का ताप चेंज नहीं हो रहा होगा। तो फिर उस कंडीशन में जो दी गई ऊर्जा है वो कहां चली गई? वो इस द्रव का ताप ना बढ़ाकर, मूल द्रव का ताप ना बढ़ाकर इनके जो कण हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ाने में खर्च हो गई। वो गतिज ऊर्जा बढ़ाने में खर्च हो जाती है, मूल द्रव का ताप चेंज नहीं हुआ। तो गतिज ऊर्जा बढ़ाने में जो एनर्जी खर्च हुई हमें नहीं पता लग रहा है, हम थर्मामीटर लगा रहे हैं तो भी 100 ही आ रहा है। तो इस ऊष्मा को ही गुप्त ऊष्मा कहेंगे। यही गुप्त ऊष्मा कहलाती है। यानी गुप्त ऊष्मा कौन सी होती है? जो दी गई ऊष्मा है वो मूल द्रव का ताप ना बढ़ा करके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ाने में जो काम आती है वो गुप्त ऊष्मा होती है। वो हमें कैलकुलेट नहीं होगी, हमें पता नहीं लगेगी। अब ये हर द्रव की अलग अलग होती है गुप्त ऊष्मा, और ये पूछ भी ली जाती है। अभी इसी में है ये पॉइंट भी। जैसे कि वाष्प की गुप्त ऊष्मा कहेंगे, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन का मतलब हो गया आपने जल को दी और जल से जैसे ही वाष्प बनेगी, जल आपने ले लिया और जल से वाष्प बनाई जा रही है, तो इसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा भी कह देते हैं। इसे जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा भी कह देते हैं। दोनों बातें कह सकते हैं। ये जो होती है बिल्कुल कैलकुलेट की हुई है, 540 कैलोरी प्रति ग्राम, इतनी जरूरत होती है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अगर ये कहेंगे जल की गुप्त ऊष्मा, इसे आप वाष्पन की जगह पर वाष्प की भी कह सकते हैं। ये भी हो सकता है क्वेश्चन में वाष्प की गुप्त ऊष्मा आए। भाप की गुप्त ऊष्मा ज्यादा होती है। यही कारण है कि भाप से जलना ज्यादा खतरनाक होता है। उबलते पानी की अपेक्षा भाप से जलना ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा ज्यादा होती है। जल की जो गुप्त ऊष्मा है वो कम होती है। जल की गुप्त ऊष्मा कब कैलकुलेट होगी? जब बर्फ से जल बनेगा। ये भी अवस्था परिवर्तित हो रही है, तो एनर्जी तो यहां भी चाहिए, ऊष्मा यहां भी चाहिए। इसे जल की गुप्त ऊष्मा भी कह सकते हैं, या इसे बर्फ की गलन, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा भी कह सकते हैं। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा, मतलब दोनों का एक ही है।
यहां वाष्पन की गुप्त ऊष्मा पूछा गया और यहां पर गलन की गुप्त ऊष्मा कहा गया, या इधर भाप की गुप्त ऊष्मा कह सकते हैं, इधर जल की गुप्त ऊष्मा कह सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कह लें। तो ये कम होती है, ये 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। ये दोनों हमारे खास क्वेश्चन है। तो यहां पर कहीं लिख लीजिए, उबलते जल की अपेक्षा, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलना ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा ज्यादा होती है। किसकी अपेक्षा? जल की अपेक्षा, अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। किसकी अपेक्षाकृत? जल की अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादा खतरनाक होता है। अब कुछ ताप नापने के पैमाने करेंगे। ताप नापने के पैमानों में, ताप पैमाने कह लीजिए, कुछ तो पैमाने हैं और इससे बनाई गई कुछ तापमापी, थर्मामीटर। एक टेबल तैयार कर लेते हैं, उस टेबल के आधार पर करते हैं। कुछ पैमानों के नाम लिख लेते हैं पहले। एक तरफ पैमाने लिखेंगे, पैमाने लिख लेते हैं, जैसे कि सेल्सियस पैमाना, सेल्सियस पैमाना किस तरह का होता है। फारेनहाइट पैमाना, र्यूमर पैमाना, र्यूमर। एक रैनकिन पैमाना सुना होगा, केल्विन और रैनकिन पैमाना। रैनकिन कह लीजिए, रैनकिन कह लीजिए, मतलब एक ही है। इसका सबका सबसे लो पॉइंट, अधो बिंदु क्या होता है? लो पॉइंट, सबसे लो पॉइंट देखना है, सबसे अपर पॉइंट देखना है, यानी मैक्सिमम कहां तक ये इस पर खाने होंगे, मिनिमम कहां तक खाने होंगे, कुल भाग इसके अंदर कितने होते हैं, और इसका कुछ अन्य तथ्य। जो भी कोई क्वेश्चन अलग से होगा वो हमें करना है। तो सबसे पहले ले लीजिए सेल्सियस पैमाने का। सेल्सियस पैमाने की बात करें तो एक फॉर्मूला कर लीजिए पहले, C-0/100। इस फॉर्मूला पर ये पूरा सब अपने आप याद हो जाएगा। F-32/180 बराबर R-0/80 बराबर K-273/100 बराबर RE-492/180। ये एक फॉर्मूला कर लीजिए, इसी से सब यहां पर लिख सकते हैं। शॉर्टकट करेंगे तो ये थोड़ा शॉर्टकट भी हो जाएगा। काट पीट करेंगे, 20 से काट दिया, 20 पंजे 100, और ये 9 बार कट जाएगा। इसको बाद में करेंगे, पहले यहां कर लीजिए। C-0 ये न्यूनतम पॉइंट होता है, ये सभी का न्यूनतम पॉइंट हो गया, न्यूनतम पॉइंट। तो न्यूनतम पॉइंट क्या हो गया इसका? सेल्सियस पैमाने का 0 हो गया।
इस पैमाने का क्या हो गया, 32 हो गया। र्यूमर पैमाने का भी 0 हो गया, और केल्विन पैमाने का 273 हो गया, और इसका 492 हो गया। ये हो गई इसकी मिनिमम रेटिंग। नीचे से कहां से स्टार्ट होगा पैमाना, मैक्सिमम कहां तक जाएगा, ये 100 तक जाएगा सेल्सियस पैमाना, ये 212 तक जाएगा, 212 तक। कैसे, ये कुल भाग देख लीजिए, जैसे इसमें ये कुल भाग होंगे 100 होंगे, और इसमें कुल भाग होंगे 180, पहले भाग लिख लीजिए, और इसमें होंगे 80, और यहां होंगे 100, और यहां होंगे 180। जैसे रीडिंग 0 से चालू हुई, 100 भाग जोड़े अंदर के खाने, तो टोटल बना 100, अपर केस आ गया, अपर पॉइंट आ गया 100। ऐसे ही 32 को जोड़ा 180 में, तो ये बना 212। मैक्सिमम जो बिंदु आया वो 212 आया। 0 में 80 जोड़ा तो ये आया 80। अपर पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है, कुल खाने जोड़ दीजिए, न्यूनतम रीडिंग में हो जाएगा। और इसमें जोड़ा 273 में 100, ये 373 हो गया। 492 में 180 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 672। ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया। अब इन पैमानों का यूज कहां कहां करते हैं, कुछ इनकी एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए। जैसे सेल्सियस पैमाने की बात करें तो सेल्सियस पैमाने को डॉक्टर यूज करते हैं, ये चिकित्सा में प्रयोग होता है। सॉरी, चिकित्सा नहीं बोलेंगे इसको, इंडस्ट्री में, उद्योग में प्रयोग किया जाता है। और चिकित्सा में प्रयोग होगा फारेनहाइट, डॉक्टर फारेनहाइट का प्रयोग करेंगे। अभी इस पैमाने को डिटेल में भी करेंगे कि रीडिंग कितने से कितने तक हो सकती है, और ये दोनों पैमाने कब कब आपस में बराबर रीडिंग देते हैं। बाकी और की करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें इसी फॉर्मूला को अगर हम 20 से काट दें तो 20 पंजे 100 कट जाएगा, ये 9 बार कट जाएगा, और 20 चौक 80 कट जाएगा। तो इस तरह से ये बनेगा। ऊपर C माइनस 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो C/5 आ गया। F माइनस 32, ये कट नहीं पाएगा, जो का तो रहेगा, 32 9, ये बन गया। यहां पर R रहेगा ऊपर /4, 273 भी नहीं कटेगा, K माइनस 273 ऐसे ही रहेगा, और ये 5 बार कट जाएगा 20 से, तो ये आ गया 5, और 20 से ये भी 9 बार कट जाएगा, बाकी सब जो की तो रहेगा। कैलकुलेशन करने के लिए हम ये शॉर्टकट लगा देते हैं, इस फॉर्मूला को यूज कर लेते हैं, जबकि जो रियल फॉर्मूला है वो यही है। अब कौन सा पैमाना कौन से पैमाने के बराबर रीडिंग देता है, और आपस में इनका कन्वर्जन किस तरह से करेंगे, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। पहले हम डॉक्टर तापमापी की बात कर लेते हैं। डॉक्टर जो थर्मामीटर प्रयोग करता है वो फारेनहाइट का प्रयोग करता है। यूज तो फारेनहाइट का करता है, लेकिन रीडिंग उसमें कुछ सेल्सियस वाली भी, अब तो ऐसे आ रहे हैं कि जो सेल्सियस वाले भी होते हैं उसके अंदर। सेल्सियस में क्या रीडिंग होगी मानव शरीर की, और अगर फारेनहाइट में बात करेंगे तो कितनी होगी। तो पहले तो इसकी रेंज 94 से लेकर के 108 फारेनहाइट तक ये रीडिंग देता है। कहीं कहीं आपको 110 भी मिलेगा ऑप्शन। अगर दोनों ऑप्शन है तो 108 लगाएंगे, और नहीं है तो 110 भी लगा देंगे। मानव शरीर की जो शरीर का ताप होता है सामान्यतः
वो 98.4 फारेनहाइट होता है, 98.4 फारेनहाइट। या इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस आता है। फारने केल्विन में बात करेंगे 310 केल्विन आता है। ये तीनों पैमानों में ये टेम्परेचर होता है। 98.4 बिल्कुल एक्यूरेट है। 0.6 आएगा तो वो भी ज्यादा है। अगर ऑप्शन नहीं है 98.4 तो 98.6 भी लगा सकते हैं। ये थोड़ा सा देख करके लगाएंगे। ये 98.4 जो होता है ये एक स्टैंडर्ड ताप माना जाता है शरीर का। अब किसी ताप को और चेंज करना हो, जैसे केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना हो, परम शून्य ताप जिसे कहेंगे, तो ये अलग से लिख लीजिए चाहे तो। 0 डिग्री केल्विन बराबर होता है -273.16 डिग्री सेल्सियस। ये परम शून्य ताप कहलाता है, परम शून्य ताप कहलाएगा। परम शून्य ताप पर गैसों की अणुओं की गति 0 हो जाती है, आदर्श गैस की। ऐसा होता नहीं है लेकिन इसको माना जाता है और ये कैलकुलेशन में हम यूज भी करेंगे। अगर कहीं पर हमारे पास डिग्री सेल्सियस में है तो इसमें 273 जोड़ लेते हैं, पूरा नहीं जोड़ेंगे कैलकुलेशन की वजह से, 273 जोड़ लेते हैं और इसको हम केल्विन में चेंज कर लेते हैं। कुछ ताप ऐसे हैं जो बराबर रीडिंग देते हैं, जैसे कि -40 डिग्री सेल्सियस पर ये 40 डिग्री फारेनहाइट बिल्कुल बराबर रीडिंग देता है। यानी फारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने दोनों सेम रीडिंग देते हैं। कितने पर? -40 पर। यहां तक बताइए अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो चैट में लिखिएगा, मैसेज में लिखिए चैट में। अब हम तापमापी की बात कर लेते हैं। इन्हीं थर्मामीटर को प्रयोग करके कुछ तापमापियां तैयार की गई हैं, लेकिन कुछ तापमापियां गैस पर आधारित होती हैं और कुछ तापमापियां द्रव पर आधारित हैं या कुछ अन्य तरीके से काम करती हैं। तो इन तापमापियों को डिटेल करते हैं। तापमापी सबसे पहले लीजिए द्रव तापमापी। अब द्रव में तो कोई ना कोई द्रव प्रयोग किया जाएगा। ये किस सिद्धांत पर काम करेगी ये भी देखना है हमें। तो किसी भी द्रव को जब गर्म करते हैं तो प्रसार होता है, फैलता है। इसको कहेंगे आयतन प्रसार। उसका आयतन बढ़ेगा, यानी आयतन प्रसार के सिद्धांत पर यह काम करता है। और ये किसका रूल है? आगे चल के इसको पढ़ेंगे। चार्ल्स का रूल है। चार्ल्स के रूल पर आधारित होता है द्रव तापमापी। कौन सा द्रव इसमें यूज करेंगे हम? प्रयुक्त पदार्थ। द्रव मत लिखिए, पदार्थ लिखिए, क्योंकि कहीं कहीं हम द्रव यूज करेंगे, कहीं गैस यूज करेंगे। तो एक तो एल्कोहल वाली होती है और एक पारे वाली होती है। पारा, मरकरी कह लीजिए, Hg। पारा, मरकरी या Hg। कहां कौन सी का प्रयोग करते हैं? जो ताप नापने की इनकी रेंज क्या है? अगर हम एल्कोहल वाली प्रयोग कर रहे हैं तो ये -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही काम करेगी, नीचे ही काम करेगी, क्योंकि इसके ऊपर तो ये एल्कोहल वाष्पित हो जाएगा, ऊपर काम नहीं कर पाएगी। और ये पारे वाली जो काम करेगी वो -39 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक काम करेगी।
क्यों? 350 पर पारा उबलने लगता है और -39 पर जाकर के पारा जम जाता है। तो जमने पर भी काम नहीं करेगा और उबलने पर भी काम नहीं करेगा। तो ये दोनों कहां कहां प्रयोग की जाती हैं, ये अन्य तथ्य में लिख लीजिए। तो ठंडे प्रदेशों में तो ये प्रयोग की जाती है, क्योंकि वहां पारे वाली काम नहीं करेगी। जहां टेम्परेचर माइनस में रहता है वहां पर एल्कोहल वाली तापमापी प्रयोग की जाएगी और पारे वाली प्रयोग की जाती है चिकित्सा में। उसके अंदर पैमाना चाहे सेल्सियस लगा हुआ हो चाहे फारेनहाइट लगा हुआ हो, लेकिन कोई ना कोई द्रव होता है और वो द्रव होता है पारा। जितने भी थर्मामीटर होते हैं पारे के होते हैं, चिकित्सा में प्रयोग किए जाएंगे। द्रव की जगह अब यूज किया जा सकता है गैस का, तो इसे बोलेंगे गैस तापमापी। सिद्धांत वही काम करेगा, चाहे गैस हो चाहे द्रव हो, आयतन प्रसार होता ही है और आयतन प्रसार चार्ल्स के नियम से चलेगा। गैस इसमें कौन कौन सी प्रयोग की जाएगी? या तो हम हीलियम प्रयोग कर सकते हैं, हाइड्रोजन भी प्रयोग कर सकते हैं और नाइट्रोजन भी प्रयोग कर सकते हैं। 3 तापमापियां इसके अंदर होती हैं। हाइड्रोजन प्रयोग करेंगे तो ये -268 डिग्री तक ही नापेगी, इससे ऊपर नहीं नापेगी। बहुत निम्न, बहुत निम्न, और इससे नीचे कोई तापमापी नाप भी नहीं सकती। तो इसकी खास बात हो गई, मिनिमम ताप नापने वाली है। निम्नतम ताप कौन सी थर्मामीटर देगा? ये देगा हीलियम वाला। हाइड्रोजन वाली होती है वो -200 से काम करती है और 500 तक काम करती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसमें आग लगने की संभावना होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरनाक गैस होती है। तो खतरनाक गैस के कारण, ज्वलनशील गैस के कारण इसका प्रयोग कम से कम करते हैं। बस इसकी प्रॉब्लम एक ही है, बाकी न्यूनतम भी अच्छा है -200 तक और ऊपर भी अच्छा है 500 तक, लेकिन खतरनाक होने की वजह से इसका प्रयोग कम से कम करते हैं। नाइट्रोजन वाली -200 से नापेगी और मैक्सिमम 1500 तक नापती है। तो ये तो ऊपर के लिए भी बहुत अच्छा नाप रही है, नीचे के लिए भी बहुत अच्छा नाप रही है। इससे ज्यादा और नीचे का तो ये हीलियम वाली है। तो निम्नतम जब नाप ताप में जाएंगे तब तो हीलियम वाली बेस्ट है, जब लोएस्ट में जाएंगे तो हीलियम, और बिल्कुल बीच में रहेंगे तो सबसे बेस्ट हो गई नाइट्रोजन। कोई परेशानी नहीं है, ये सर्वश्रेष्ठ है, बेस्ट। चाहे ऊपर नापे चाहे नीचे नापे। एक आती है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। प्रतिरोध आते ही करंट की बात आ गई। इसमें करंट दौड़ेगी। क्या सिद्धांत होगा? जब किसी तार को गर्म करते हैं, उसको ताप देते हैं, तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। किसी भी तार को गर्म करेंगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इसमें जो तार प्रयोग किया जाता है प्लेटिनम का तार प्रयोग किया जाता है। जैसे कि नाम से पता लग रहा है, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी एक प्लेटिनम का तार होता है। इसमें करंट दौड़ाते हैं, करंट दौड़ने से वो गर्म होता है और उसको रीड कर लिया जाता है। लेकिन ये जो ताप नापेगा वो -200 से चालू करेगा और मैक्सिमम ये 1200 तक नाप पाएगा। तो नाइट्रोजन वाली में और इसमें क्या अंतर हो गया?
क्यों नहीं बनाने की जरूरत पड़ी? ये जरूरत पड़ी कि ये सूक्ष्म तापांतर नाप लेता है। क्या मतलब हुआ? कहीं कहीं ताप बिल्कुल स्थिर नहीं रहता है। अभी है 101, थोड़ी देर में बढ़ के 102 हो गया, फिर 99 हो गया, फिर 201 हो गया। तो इस तरह से घटता बढ़ता रहता है, वेरिएबल रहता है। अब जब वेरिएबल रहेगा तो एक्यूरेट बाकी कोई तो नहीं नाप पाएगी। ये प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी एक्यूरेट नाप देती है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है वेरिएबल का। तो जहां सूक्ष्म तापांतर होता है, हल्का फुल्का जो डिफरेंस आता है, तो उसके लिए प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का प्रयोग करेंगे। ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखेंगे, बहुत छोटा अंतर। एक और होती है ताप युग्म तापमापी। ताप युग्म, ताप युग्म का मतलब हो गया इसमें दो तार प्रयोग किए जाते हैं। दो भिन्न धातु के, एक तांबे का है तो एक चांदी का लेना है। दो भिन्न धातु के तार प्रयोग किए जाते हैं। एक तरफ किसी ठंडे में एक तार डाल दिया जाता है एक धातु का, एक तरफ बहुत गर्म में एक तार डाल दिया जाता है। तो इस तरह से जो प्रभाव बनता है इसे कहते हैं सीवेग प्रभाव, यानी सीवेग प्रभाव पर आधारित होता है। एक तार डाल दिया जैसे कि आपने बर्फ में, इसमें से दूसरा तार जो चांदी का है वो डाल दिया आपने भाप में। दोनों तार को एक जॉइंट पर जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद में जो वहां करंट बनेगी उस आधार पर ये चलेगा, इसको सीवेग प्रभाव कहेंगे। और ये -200 से लेकर के नापेगा 1600 तक। तो हमने क्यों कह दिया इसको वेस्ट? इसको वेस्ट क्यों बोला? वेस्ट तो ये हुआ, ये वेस्ट इसलिए नहीं हुआ कि जो बहुत ज्यादा वेरिएबल टेम्परेचर होते हैं वो सिर्फ इसी तरीके से नाप सकते हैं। ये वाला स्थिर ताप नापेगा, इसमें और इसमें अंतर ये हो गया, ये स्थिर ताप नापेगा जो बिल्कुल फिक्स है, 1400 डिग्री सेल्सियस फिक्स है। ये 1400 से 1200, 1200 से 1600, 1600 से फिर 1300, इस तरह से बड़ा तापांतर, परिवर्तित ताप नापेगा, बार बार चेंज होता रहता है। ये छोटा तापांतर नापेगा, जो अंतर हल्का फुल्का आएगा, 1 डिग्री का, आधा डिग्री का, ऐसे नापेगा। तो देखिए दोनों में कुछ अंतर है। एक लास्ट और करेंगे इसमें, पूर्ण विकिरण तापमापी। पूर्ण विकिरण तापमापी, इसमें क्या होता है, जो सूर्य का विकिरण है वही इसमें प्रयोग किया जाएगा। सूर्य के विकिरण पर आधारित होती है और इस नियम को कहते हैं स्टीफन का नियम। ये स्टीफन का नियम क्या कहता है? ये कहता है कि जो ऊर्जा जो निकलती है वो उसके ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। इसको रेडिएशन थ्योरी भी कह सकते हैं। जो विकिरण निकलता है उसकी थ्योरी कह सकते हैं स्टीफन का नियम। कहा जाता है कि 800 डिग्री से नीचे तो कभी विकिरण निकलता ही नहीं है। विकिरण जब भी निकलेगा वो 800 से ऊपर निकलेगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि 800 से ऊपर के ताप यही नापेगी, 800 से नीचे ये काम नहीं करती है। हाँ, ये 800 से नीचे ये 1500 भी नाप देगी, 2000 भी नाप देगी, ये 50,000 भी नाप देगी, यानी ऊपर को कितना भी नाप सकती है। तो कह सकते हैं कि सूर्य जैसे ताप इसी से नापे जाते हैं। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हो गया पायरोमीटर। पायरोमीटर इसी तरीके का होता है।
मैक्सिमम जो ताप नापेगी वो ये वाली ताप नापेगी। सबसे ज्यादा ताप विकिरण ताप मापी, सबसे नीचे का ताप ये हीलियम गैस ताप मापी। ठंडे प्रदेशों में जो प्रयोग करेंगे वो अल्कोहल वाली का प्रयोग करेंगे, और चिकित्सा वाले पारे वाली का प्रयोग करते हैं। जहां पर हल्का फुल्का अंतर रहता है वहां पर प्लेटिनम वाली प्रयोग करते हैं। जहां बड़ा अंतर होता है, बार बार चेंज होता रहता है, वहां पर ताप युग्म वाली यूज करते हैं। हाइड्रोजन वाली का यूज कम से कम किया जाता है, बहुत ही रेयर केस में, क्योंकि ये खतरनाक होती है। करते हैं लेकिन बहुत कम जगह। तो ये हमारी कुछ तापमापियां हो गई। सूर्य का ताप इसी तरीके से नापा जाता है, जो पायरोमीटर नापता है। पूछ लेता है सूर्य का ताप किस यंत्र से नापते हैं? पायरोमीटर। कौन सी तापमापी प्रयोग की जाती है? पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें आज का प्रोग्राम इतना ही रखते हैं।